टू माय यूट्यूब चैनल जीएस क्लासेस में आपका स्वागत है। फ्रेंड, आज हम अपने इस वीडियो में 18 जनवरी 2022 के जितने भी इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स बन सकते हैं उन सभी को डिस्कस करेंगे जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, मिसेज वर्ल्ड 2022 का खिताब किसने जीता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, साइलीन फोर्ड। हाल ही में साइलीन फोर्ड के द्वारा मिसेज वर्ल्ड 2022 का खिताब अपने नाम किया गया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। साइलीन फोर्ड जो कि अमेरिका की हैं, इनके द्वारा मिसेज वर्ल्ड 2022 का खिताब जीता गया है। तथा भारत की नवदीप कौर, इन्होंने सर्वश्रेष्ठ राष्ट्रीय पोशाक का खिताब अपने नाम किया है। कौन है ये? भारत की नवदीप कौर हैं। और इसका आयोजन संयुक्त राज्य अमेरिका के लास वेगास में किया गया था। अब इससे रिलेटेड और भी जो इम्पोर्टेंट पॉइंट बन सकते हैं उनको डिस्कस कर लेते हैं। बात करें 17वीं मिस यूनिवर्स 2021, 17वीं मिस यूनिवर्स 2021 का खिताब इसे हरनाज कौर सिंधु ने अपने नाम किया है। श्रुति सितारा, इनके द्वारा मिस ट्रांस ग्लोबल यूनिवर्स 2021 का खिताब जीता गया है। और यह खिताब जीतने वाली ये पहली भारतीय बनी है। और नेक्स्ट है पूजा बदलानी, इन्होंने मिसेज इंडिया वर्ल्ड वाइड क्वीन का खिताब अपने नाम किया है। तथा पर्ल अग्रवाल, इनके द्वारा फर्स्ट मिस इंडिया 2021 का खिताब जीता गया है। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट है डॉक्टर अक्षता प्रभु, इन्होंने मिस इंटरनेशनल वर्ल्ड 2021 का खिताब जीता है और यह जीतने वाली ये पहली भारतीय महिला बनी है। कौन है? डॉक्टर अक्षता प्रभु। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मंत्रालय ने पूर्व सैनिकों और उनके आश्रितों की पेंशन संबंधी शिकायतों को हल करने के लिए एक ऑनलाइन रक्षा पेंशन शिकायत निवारण पोर्टल की स्थापना की है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, रक्षा मंत्रालय। हाल ही में रक्षा मंत्रालय के द्वारा पूर्व सैनिकों और उनके आश्रितों की पेंशन संबंधी जो शिकायत है उनको हल करने के लिए एक ऑनलाइन रक्षा पेंशन शिकायत निवारण पोर्टल की स्थापना की है। और किस मंत्रालय के द्वारा की गई? तो ये रक्षा मंत्रालय के द्वारा की गई है। इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। रक्षा मंत्रालय पूर्व सैनिक और उनके आश्रितों की पेंशन संबंधी शिकायतों को हल करने के लिए एक ऑनलाइन रक्षा पेंशन शिकायत निवारण पोर्टल की स्थापना की है। यह पोर्टल भूतपूर्व सैनिकों को सीधे भूतपूर्व सैनिक कल्याण विभाग यानी डिपार्टमेंट ऑफ द एक्स सर्विसमैन वेलफेयर स्कीम में शिकायत दर्ज कराने की अनुमति देगा। वहीं जो ऐप से रिलेटेड और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसको देख लेते हैं। हाल ही में झारखंड सरकार के द्वारा हमार आपन बजट नामक वेब पोर्टल लॉन्च किया गया है। तथा भ्रष्टाचार को रोकने के लिए व्हिसल ब्लोअर पोर्टल को किसने लॉन्च किया है? तो इसे IREDA यानी इरडा के द्वारा व्हिसल ब्लोअर पोर्टल लॉन्च किया गया है और इसका उद्देश्य है भ्रष्टाचार को कम करना। वहीं किसानों को बेहतर क्वालिटी के बीज उपलब्ध कराने के लिए उत्तम बीज पोर्टल को यह हरियाणा गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च किया गया। उत्तम बीज पोर्टल या किस गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च किया गया? तो हरियाणा गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च किया गया है। वहीं देश के वेटलैंड के बारे में पूरी जानकारी देने या पूरी जानकारी उपलब्ध कराने के लिए वेटलैंड ऑफ इंडिया पोर्टल को पर्यावरण मंत्री डॉक्टर भूपेंद्र यादव ने लॉन्च किया है। इसका नाम क्या है? वेटलैंड ऑफ इंडिया पोर्टल। वहीं सैक्रेड पोर्टल इसको जो है सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, 16वें भारत डिजिटल शिखर सम्मेलन 2022 को किसने संबोधित किया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पीयूष गोयल ने। 16वें भारतीय डिजिटल शिखर सम्मेलन 2022 को जो है पीयूष गोयल के द्वारा संबोधित किया गया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने 16वें भारतीय डिजिटल शिखर सम्मेलन 2022 को संबोधित किया है। यह 2 दिवसीय आभासी कार्यक्रम का आयोजन 11 और 12 जनवरी 2022 को इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया के द्वारा किया गया था। इस कार्यक्रम के दौरान पीयूष गोयल ने हमारे स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र को और मजबूत करने के लिए लीप का अनावरण किया है। लीप का अर्थ है लीवरेज, इनकरेज, एक्सेस एंड प्रमोट। ये लीप का जो है पूरा नाम है। वहीं इस वर्ष का जो थीम है वो क्या है? तो 2022 का जो विषय है वो है सुपर चार्जिंग स्टार्टअप्स। और भी जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उसको देख लेते हैं।
जो ई गवर्नेंस पर 24वें राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन है उसका आयोजन हैदराबाद में किया गया है। वहीं मोस्ट इम्पॉर्टेंट लोकतंत्र के पहले शिखर सम्मेलन की मेजबानी यह संयुक्त राज्य अमेरिका के द्वारा किया गया है। दोनों क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट देख लेते हैं। 5वां पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन का आयोजन ये कहाँ पर हुआ है? कोलकाता में हुआ है। G7 विदेश और विकास मंत्रियों का शिखर सम्मेलन 2021 यह यूके यानी यूनाइटेड किंगडम में किया गया है। तथा COP28, COP का पूरा नाम क्या होता है? कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। COP21 सम्मेलन जो है 2023 की मेजबानी यह संयुक्त अरब अमीरात यानी UAE के द्वारा किया जाएगा। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2021 में फोर्ब्स द्वारा जारी सूची के अनुसार सर्वाधिक कमाई करने वाली महिला खिलाड़ियों की लिस्ट में भारतीय शटलर PV सिंधु किस स्थान पर रही हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 7वें स्थान पर। यानी फोर्ब्स द्वारा जारी जो एक सूची जारी किए जाते हैं उसके द्वारा PV सिंधु सर्वाधिक कमाई यानी टॉप अर्निंग फीमेल में जो PV सिंधु ये 7वें स्थान पर हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। PV सिंधु $7.2 मिलियन की कमाई के साथ भारत की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली महिला एथलीट बनी है। वहीं जापान की नाओमी ओसाका ये शीर्ष स्थान पर हैं। इनकी जो है कमाई $57.3 मिलियन है। जो टॉप 3 हैं, जो सबसे ज्यादा कमाई करने वाली महिलाओं की सूची में टॉप 3 हैं, उनके नाम देख लेते हैं। पहला है जापान की नाओमी ओसाका, ये सबसे ज़्यादा इनके द्वारा सबसे अधिक कमाई की जाती है। वहीं दूसरी है अमेरिका की सेरेना विलियम तथा तीसरी महिला कौन है? अमेरिका की ही वीनस विलियम। वहीं भारत का स्थान या PV सिंधु का स्थान ये 7वां है। PV सिंधु ये भारत में सबसे अधिक कमाई करने वाली महिला है तथा अगर विश्व यानी वर्ल्ड लेवल पर देखा जाए तो ये 7वें नंबर की सबसे अधिक कमाई करने वाली महिला खिलाड़ी बन चुकी हैं। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय नौसेना और किस देश की नौसेना के बीच पासेक्स 2022 सैन्य अभ्यास का आयोजन अरब सागर में हुआ है? क्वेश्चन को ऐसे भी पूछ सकता है कि पासेक्स 2022 सैन्य अभ्यास का आयोजन किस स्थान पर किया गया है? तो यह अरब यानी अरेबियन सी अरब सागर में किया गया है। तो पासेक्स सैन्य अभ्यास 2022 यह भारतीय नौसेना व रूसी नौसेना के मध्य किया गया है, इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। भारतीय नौसेना और रूसी नौसेना के बीच अरब सागर में कोचीन बंदरगाह पर पासेक्स 2022 का आयोजन हुआ है। भारतीय नौसेना के स्वदेशी रूप से डिजाइन और निर्मित निर्देशित मिसाइल विध्वंसक INS कोच्चि ने इस अभ्यास में भाग लिया है। वहीं रूसी संघ की नौसेना का प्रतिनिधित्व ये RFS एडमिरल ट्रिब्यूट्स ने किया है। इसका आयोजन स्थल क्या कहाँ पर है? तो अरब सागर में कोचीन बंदरगाह पे पासेक्स अभ्यास का आयोजन किया गया है। वहीं बिम्स्टेक देशों के साथ संयुक्त सैन्य अभ्यास जिसका नाम जो है पैनेक्स 2021 है, इसकी मेजबानी ये पूरे करेगा। तथा इक्वेरिन अभ्यास 2021 यह भारत व मालदीव के मध्य आयोजित होता है। तथा भारतीय थल सेना ने सैन्य अभ्यास दक्षिण शक्ति का आयोजन कहाँ किया है? तो यह राजस्थान के जैसलमेर में किया गया है। तथा किन 3 देशों के तट रक्षक बलों के बीच त्रिपक्षीय सैन्य अभ्यास दोस्ती आयोजित हुआ है? तो वह है मालदीव, भारत व श्रीलंका। यानी मालदीव व भारत, श्रीलंका इन तीनों के द्वारा संयुक्त रूप से दोस्ती सैन्य अभ्यास का आयोजन किया जाता है। वहीं त्रिपक्षीय नौसेना अभ्यास सिटमैक्स 21 किन 3 देशों की नौसेना के बीच आयोजित हुआ है? तो वह भारत, सिंगापुर व थाईलैंड है। सिटमैक्स में जो है इनका नाम S से सिंगापुर हो जाएगा, I से इंडिया, T से क्या हो जाएगा? थाईलैंड, M दैट मीन्स मैरिटाइन और EX यानी एक्सरसाइज। इसके नाम में ही कितने देशों के साथ हो रहा है ये छुपा हुआ है। तो सिटमैक्स सैन्य अभ्यास जो होता है वो भारत, सिंगापुर व थाईलैंड के द्वारा संयुक्त रूप से किया जाता है। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यस म्यूचुअल फंड का नाम बदलकर नया नाम क्या कर दिया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, व्हाइट ऑक कैपिटल म्यूचुअल फंड। हाल ही में यस म्यूचुअल फंड का नाम बदलकर व्हाइट ऑक कैपिटल म्यूचुअल फंड कर दिया गया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। यस एसेट मैनेजमेंट का नाम
व्हाइट ऑक कैपिटल एसेट मैनेजमेंट के रूप में फिर से नामित किया गया है। जो हाल ही में कुछ इंपॉर्टेंट नाम चेंज से रिलेटेड क्वेश्चन है उसको देख लेते हैं। हाल ही में गुजरात के केवड़िया रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर एकता नगर रेलवे स्टेशन कर दिया गया है। वहीं केंद्र सरकार ने मिड डे मील योजना का नया नाम या पीएम पोषण योजना किया है। पीएम पोषण मिड डे मील योजना, ये इसकी शुरुआत कब की गई थी? ये क्वेश्चन हजारों बार पूछा गया है। इसकी शुरुआत जो है 1995 को, मिड डे मील योजना की शुरुआत 1995 को की गई थी और इसका भी हाल ही में नाम चेंज करके पीएम पोषण योजना किया गया है। वहीं असम कैबिनेट ने राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान का जो नया नाम है वो ओरांग राष्ट्रीय उद्यान कर दिया गया, यानी ओरांग राष्ट्रीय उद्यान यह कहाँ पर है? ये असम राज्य में स्थित है। तथा उत्तर प्रदेश के अलीगढ़, या उत्तर प्रदेश ने अलीगढ़ जो जिला है उसका नया नाम क्या रखा है? हरिगढ़ कर दिया है। तथा अभी हाल ही में अफगानिस्तान देश के द्वारा अपना नया नाम, या अफगानिस्तान देश का नया नाम इस्लामिक एमिरेट्स ऑफ अफगानिस्तान किया गया है। ये सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैडमिंटन टूर्नामेंट इंडिया ओपन 2022 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, लक्ष्य सेन। लक्ष्य सेन के द्वारा इंडिया ओपन 2022 का खिताब जीता गया है। और लक्ष्य सेन ये जो है किस खेल से संबंधित है? तो ये बैडमिंटन के खिलाड़ी हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। लक्ष्य सेन ने इंडिया ओपन 2022 में पुरुष एकल का खिताब जीता है। वहीं भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी लक्ष्य सेन ने इंडिया ओपन 2022 के पुरुष एकल फाइनल में सिंगापुर के विश्व चैंपियन लोह कीन यू को हराकर अपना पहला सुपर जो है 500 का खिताब भी हासिल किया है। और इसका आयोजन जो है नई दिल्ली में किया गया था। पुरुष एकल में जो है विजेता लक्ष्य सेन रहे हैं जो कि भारत के हैं। वहीं महिला एकल की बात करें तो थाईलैंड की जो बैडमिंटन खिलाड़ी हैं बुसानन ओंगबाम के द्वारा जो है महिला एकल का खिताब अपने नाम किया गया है। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, 16 जनवरी 2022 को पंडित बिरजू महाराज का 83 वर्ष में जो है निधन हो गया। इनका संबंध किस क्षेत्र से था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, महान कथक नर्तक। 16 जनवरी 2022 को पंडित बिरजू महाराज का निधन हो गया, जो कि एक महान कथक नृतक थे। जो कथक नृत्य है उसका संबंध उत्तर प्रदेश से है। यह एक शास्त्रीय नृत्य है। कहाँ का है? उत्तर प्रदेश का जो है शास्त्रीय नृत्य है। कथक और कथकली में कंफ्यूज नहीं होना। कथक ये उत्तर प्रदेश का राष्ट्रीय नृत्य है, शास्त्रीय नृत्य है। वहीं कथकली ये केरल का शास्त्रीय, यानी केरला का शास्त्रीय नृत्य कथकली है। इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। महान कथक नर्तक पंडित बिरजू महाराज का जो है 83 वर्ष की आयु में निधन हो गया। देश के दूसरे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्म विभूषण के प्राप्तकर्ता उनके शिष्यों और अनुयायियों द्वारा प्यार से पंडित जी या महाराज जी कहा जाता था। वह भारत के सबसे प्रसिद्ध कलाकारों में से एक थे। बिरजू महाराज ये सबसे प्रसिद्ध कलाकारों में से एक थे। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य या यूनियन टेरिटरी की पुलिस ने अपना पहला पॉडकास्ट किस्सा खाकी का लॉन्च किया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, दिल्ली। हाल ही में दिल्ली के द्वारा या दिल्ली की पुलिस ने अपना पहला पॉडकास्ट किस्सा खाकी का लॉन्च किया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। डिजिटल की ओर बढ़ते हुए दिल्ली पुलिस पॉडकास्ट की दुनिया में एंट्री कर रही है। किस्सा खाकी का नाम में या किस्सा खाकी का नाम से दिल्ली पुलिस ने अपना पहला पॉडकास्ट लॉन्च किया है। अपराध, तहकीकात व मानवीय पहलुओं की अनसुनी कहानियों की सीरीज को पॉडकास्ट के डिजिटल ऑडियो के रूप में या डिजिटल ऑडियो के जरिए हर कोई सुन सकेगा। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में खादी के कपड़े से बना दुनिया का सबसे बड़ा राष्ट्रीय ध्वज कहाँ प्रदर्शित किया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, राजस्थान के जैसलमेर में। हाल ही में राजस्थान के जैसलमेर में खादी के कपड़े से बना दुनिया का सबसे बड़ा राष्ट्रीय ध्वज ये प्रदर्शित किया गया है। जैसलमेर कहाँ पर स्थित है? ये जैसलमेर के जो बॉर्डर है वो पाकिस्तान से टच करता है। जो भारत और पाकिस्तान के बीच रेखा है उससे रेड क्लिफ नाम से जाना जाता है। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय महिला हॉकी टीम की कप्तान कौन बनी है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सविता पूनिया। हाल ही में सविता पूनिया को भारतीय महिला हॉकी टीम की कप्तान के रूप में नियुक्त किया गया है।
अब हमारा जो है जीके पॉइंट है, जीके पॉइंट में हम पॉलिटी के जो भी इम्पोर्टेंट आर्टिकल हैं उनको कवर कर रहे हैं। आज का जो सेशन है वो वित्त आयोग यानी फाइनेंस कमीशन से रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है उनको कवर करेंगे। तो वित्त आयोग में जो अनुच्छेद है कौन सा है, अनुच्छेद 280 मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अनुच्छेद 280 के तहत भारत के जो राष्ट्रपति हैं उनके द्वारा भारत की केंद्र सरकार और व्यक्तिगत राज्य सरकार के बीच वित्तीय संबंधों को परिभाषित करने के लिए समय समय पर एक वित्त आयोग का गठन किया जाएगा। यानी वित्त आयोग का गठन का प्रावधान अनुच्छेद 280 में है। और उनका गठन कौन करेगा, तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा किया जाएगा। जो नॉर्मल टाइम है या फिर जो सामान्य समय है वो जो है 5 वर्ष है, लेकिन कभी कभी इससे पहले भी किया जा सकता है। जब भी राष्ट्रपति को ऐसी जरूरत महसूस हो तो वह 5 वर्ष से पहले भी वित्त आयोग का गठन कर सकते हैं। वहीं नेक्स्ट है अनुच्छेद 281। अनुच्छेद 281 इसमें वित्त आयोग की सिफारिशों से संबंधित है। अनुच्छेद 281 क्या कहते हैं, वित्त आयोग की सिफारिशों से संबंधित है। वहीं एक अनुच्छेद और है अनुच्छेद 360। इसमें जो है वित्तीय आपातकाल, इसमें वित्तीय आपातकाल का वर्णन किया गया है, लेकिन अभी तक भारत में कभी भी अनुच्छेद 360 का प्रयोग नहीं किया गया है। राष्ट्रपति संविधान के प्रावधान के तहत वित्त आयोग द्वारा की गई हर सिफारिश को संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष एक व्याख्यात्मक ज्ञापन के साथ प्रस्तुत करेंगे। मतलब जो वित्त आयोग अपनी सिफारिश हो या रिपोर्ट होगी वो राष्ट्रपति को देगा। राष्ट्रपति जो है दोनों यानी संविधान के दोनों संसद या संसद के पास देगा। और इनकी जो वो है वो जरूरी नहीं है कि संसद वित्त आयोग की सिफारिश को माने ही। सामान्यतः हर 5 वर्ष बाद प्रेसिडेंट द्वारा अपॉइंट किया जाता है किसको, फाइनेंस कमीशन को, लेकिन आवश्यकता पड़ने पर इससे पहले भी इनको अपॉइंट किया जा सकता है। बात करें इनकी नियुक्ति की, इनकी नियुक्ति कौन करता है, तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा इनकी नियुक्ति किया जाता है। इनकी कुछ ना कुछ क्वालिफिकेशन या फिर योग्यता होती है, उसको कौन डिसाइड करता है, तो पार्लियामेंट। इसमें जो है पार्लियामेंट डिसाइड करता है कि इनकी योग्यता क्या होनी चाहिए, यानी संसद के द्वारा यह निर्धारित किया जाता है कि इनकी योग्यता की या फिर एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए। और नेक्स्ट है इनके कार्य क्या होने चाहिए। इनका कार्य जो है वो कार्य राजस्व बंटवारा, जो कर राजस्व बंटवारा है केंद्र व राज्यों के बीच, वो वित्त आयोग का मुख्य कार्य है। वित्त आयोग का जो है मुख्य कार्य क्या है, केंद्र व राज्यों के बीच कर राजस्व का बंटवारा करना। प्रेजेंट टाइम में केंद्र व राज्य या राज्यों का हिस्सा कितना परसेंट है, 41% कर दिया गया है। और यह अपनी रिपोर्ट जो है वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को यानी प्रेसिडेंट को सौंपता है। प्रेसिडेंट जो है संसद के पटल पर रखता है, यानी संसद के दोनों सदनों पर अपनी रिपोर्ट रखता है। और बाद में क्या करता है कि लेकिन इसकी जो सिफारिश है वो क्या है, बस इसकी सिफारिश जो है ये नहीं है कि बाध्यकारी ही है। अगर संसद चाहे तो फाइनेंस कमीशन की सिफारिश को मान सकता है, और अगर संसद चाहे तो इसकी सिफारिश को अस्वीकार भी कर सकता है। बात करें पहले वित्त मंत्री कौन थे, तो पहले वित्त मंत्री ये केसी नियोगी थे। पहले वित्त मंत्री केसी नियोगी थे। वहीं दूसरे वित्त मंत्री कौन थे, दूसरे वित्त मंत्री जो है के संथानम थे। वहीं प्रेजेंट टाइम में यानी 15वें वित्त मंत्री एन.के. सिंह है। 15वें वित्त मंत्री कौन है, एन.के. सिंह है। और वित्त मंत्री के जो मेंबर होते हैं वो कितने होते हैं, तो कुल 5 मेंबर होते हैं। 5 में एक अध्यक्ष होता है, और जो है जो 4 होते हैं वो सदस्य होते हैं। एक अध्यक्ष होता है और 4 सदस्य वित्त मंत्रालय में यानी पांडव जो है वित्त मंत्रालय में कार्य करते हैं। जो चेयरमैन होते हैं वो उनकी योग्यता क्या होनी चाहिए, तो सार्वजनिक मामलों के अनुभवी होना चाहिए। और दूसरा जो पहले यानी मेंबर के रूप में पहला है उसे हाई कोर्ट का जज या फिर उतनी अर्हता रखने वाला कोई व्यक्ति होना चाहिए। दूसरा है फाइनेंस या फिर अकाउंट का जो है नॉलेज रखने वाला व्यक्ति होना चाहिए। तीसरा है वित्त या फिर एडमिनिस्ट्रेशन का जो है ज्ञान रखने वाला कोई व्यक्ति होना चाहिए। और चौथा है इकोनॉमिक्स का स्पेशल नॉलेज रखने वाला व्यक्ति होना चाहिए। यानी इसके जो सदस्यों की संख्या वो 5 होती है, अध्यक्ष व 4 सदस्य। और इनकी क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, उन सभी को यहाँ पर डिस्कस किया गया है। वित्त आयोग से इसके बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछता। आप चाहे जितना पढ़िए, सारा क्वेश्चन यहीं से आना है, इसी में से पूछता है। और चाहे ऐसा नहीं बस 2 मिनट में यहाँ पर वित्त आयोग को पूरा कवर किया गया है। तो अगर आप इस वीडियो के एकदम ध्यान से देखेंगे सुनेंगे तो आप पाएंगे कि यहाँ पे जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, चाहे पॉलिटी का हो, चाहे मैप से रिलेटेड हो या फिर करंट का, सभी को एकदम वेल एक्सप्लेन किया जाता है। तो लास्ट सेशन है हमारा मैप का सेशन। मैप के सेशन में हम एशिया कॉन्टिनेंट को देख रहे हैं। एशिया कॉन्टिनेंट में जो भी इंपॉर्टेंट रिवर है आज उनको देख लेते हैं। रिवर में जो है, रिवर में कौन सा है, रिवर में ये है लीना रिवर, लीना नदी। जो लीना नदी है वो किस देश की है, वो रूस की है। एनेसी नदी
ओब नदी व बोल्गा नदी। लीना, एनेसी, ओब व बोल्गा नदी ये कहाँ की है? ये जो है ये चारों नदियाँ ये रूस में बहती हैं। वोल्गा नदी जो है ये अपना जल कहाँ पर गिराती हैं? तो यह अपना जल विश्व की सबसे बड़ी झील कैस्पियन सागर में गिराती हैं वोल्गा नदी के द्वारा। वही आमूर नदी, ये है आमूर नदी, ये रसिया व चाइना के मध्य बॉर्डर बनाती है। कौन सी नदी है? ये आमूर नदी है। वहीं एलो नदी, एलो नदी ये चीन की नदी है जिसे हांगहो नदी के नाम से भी जाना जाता है। और पीला सागर में एलो नदी जो है पीला सागर में अपना जल गिराती है। वहीं यांगसी नदी, यांगसी नदी ये एशिया की सबसे लंबी नदी है। इसकी लंबाई 6300 किलोमीटर है और यह चीन की भी सबसे लंबी नदी है। और ये अपना जल कहाँ पर गिराती है? तो पूर्वी चीन सागर में गिराती है। वहीं बात करें मेकांग नदी की, तो मेकांग नदी यह म्यांमार, थाईलैंड के क्षेत्रों में प्रवाहित होते हुए कंबोडिया के रास्ते अपना जल गिराती है और इन क्षेत्रों को कवर करती है। और नेक्स्ट है ब्रह्मपुत्रा रिवर। ब्रह्मपुत्रा रिवर ये तिब्बत से निकलती है तथा अरुणाचल प्रदेश के रास्ते क्या है असम से होते हुए बांग्लादेश में प्रवेश करती है तथा बंगाल की खाड़ी यानी बे ऑफ बंगाल में अपना जल गिराती है। कौन सा रिवर है? ये ब्रह्मपुत्र रिवर। वहीं गंगा नदी की बात करें तो गंगा ये भारत की सबसे लंबी नदी है जिसकी लंबाई 2525 किलोमीटर है, 2525 किलोमीटर है। और गंगा नदी भी जो है बांग्लादेश में प्रवाहित या बांग्लादेश के साथ जो है अपना जल बे ऑफ बंगाल में गिराती है। वहीं बात करें दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी ये गोदावरी नदी है। तथा इंडस यानी सिंधु नदी, इंडस नदी ये भारत व पाकिस्तान के बीच जो है एक विवादित नदी है और ये भारत व पाकिस्तान के मध्य प्रवाहित होती है। वहीं जो है सिर दरिया व आमू दरिया ये दोनों नदी जो है मध्य एशिया में प्रवाहित होते हैं तथा अपना जल अरल सागर में, जो कजाकिस्तान व उज्बेकिस्तान के मध्य एक सागर झील स्थित है, इसका नाम है अरल सागर। यहाँ पर जो है सिर दरिया या आमू दरिया नामक जो दो नदियां अपना जल गिराती हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि सिर दरिया व आमू दरिया अपना जल कहाँ पर गिराती हैं? तो यह अपना जल कजाकिस्तान व उज्बेकिस्तान के मध्य स्थित अरल सागर में गिराती हैं। नेक्स्ट है टिग्रिस नदी। जो टिग्रिस नदी है वो कहाँ की है? तुर्की की जो है नदी है। टिग्रिस नदी यह तुर्की की नदी है। यहाँ पर एशिया कॉन्टिनेंट से जो रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट नदियाँ थी उस सबको कवर किया गया है। लास्ट सेशन है हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन वाला देख रहे हैं। तो आज का जो सेशन है वो किसको बेस होगा? आसियान। आसियान के जो मेंबर है उसको देखते हैं। तो आसियान का पूरा नाम क्या है? एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। इसमें कुल कितने मेंबर हैं? इसमें कुल 10 मेंबर हैं। 10 मेंबर हैं। इसको एस्टैब्लिश कब किया गया था? तो 8 अगस्त 1967 को आसियान एस्टैब्लिश किया गया था। बात करें इसका हेडक्वार्टर, तो इसका हेडक्वार्टर इंडोनेशिया के जकार्ता में स्थित है। इंडोनेशिया के जकार्ता में स्थित है। वहीं आसियान का जो आदर्श वाक्य है वो क्या है? तो आसियान का आदर्श वाक्य है वो वन विजन, वन आइडेंटिटी एंड वन कम्युनिटी है। ये आसियान का आदर्श वाक्य है। और इसके सदस्य राष्ट्रों की संख्या बात कर लेते हैं तो 10 हैं, जो मैप के थ्रू याद करेंगे और ये कभी भी नहीं भूलेगा। यहाँ वाला जो ये है म्यांमार का क्षेत्र और ये वाला जो पार्ट है वो क्या है? वो यहाँ पर इंडिया स्थित है। इंडिया का पूर्वोत्तर भाग यहाँ पर स्थित है। तो पहला देश कौन सा है? म्यांमार। दूसरा है थाईलैंड, तीसरा है लाओस और चौथा है वियतनाम। वहीं पांचवा इसके जस्ट नीचे ये कौन सा देश है? ये है कंबोडिया है। पांचवा कंबोडिया। ये पांचों देश और 5 देश नीचे के आएंगे उनको देख लेते हैं। पांचवें में एक ये वाला है। छठा है मलेशिया और मलेशिया के एकदम बॉर्डर पे कौन सा है? यहाँ पे सिंगापुर स्थित है। तो सिंगापुर 7वां हो गया और ये वाला पार्ट भी मलेशिया का ही पार्ट है। और मलेशिया से ये वाला जो है ये अलग हो गया है और क्या बना लिया है? ब्रुनोई यानी ये 8वां देश कौन सा हो गया? ब्रुनोई। और ये जितने जो द्वीप दिख रहे हैं सबसे अधिक द्वीपों वाला देश कौन सा है? ये इंडोनेशिया है। और यह जो है 9वां देश है। आसियान का ये 9वां देश है। वहीं ये वाला पार्ट जो दिख रहा है वो फिलीपींस है। फिलीपींस जो है आसियान का जो है लास्ट मेंबर या फिर 10वां मेंबर है। आप मैप के थ्रू ये सारे याद करेंगे। मतलब म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, वियतनाम, कंबोडिया, फिर नीचे आएंगे मलेशिया, सिंगापुर,
फिर ये वाले पार्ट में ब्रुनोई, इंडोनेशिया और फिलीपींस, ये 10 देश जो है आसियान के मेंबर हैं। तो फ्रेंड, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करें, और अगर आप हमारे चैनल में फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, ताकि हमारे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जय हिंद।